बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक और हंगामा खेज़ दिन है आज मुल्क की सियासत का, जहां एक तरफ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमा खूब गरजे और बरसे, तो वहीं अदालती ईवानों से भी अहम रिमार्क्स, अहम सवाल और अहम नुक्ते उठाए गए हैं। यही आज के हमारे दो अहम मौज़ू हैं जिन पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये जो मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, इसके लिए अवाम सिसक रहे हैं, बिलख रहे हैं और मर रहे हैं। 7 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, इस पर भी गौर करेंगे। और फिर आपने कल देखा होगा कि तरीन ग्रुप एक बार फिर ख़बरों में आया है। तरीन ग्रुप का इकट्ठ क्यों हुआ, अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या वाकई बड़ी हलचल है या ये मामूल की कार्रवाई है? कुछ ख़बरें भी आपसे शेयर करेंगे और इसाक खाकवानी साहब की जो नुक्ता नज़र है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। शामी साहब, आज 3 बड़े अहम सवाल सर उठाए हैं। दूसरा रोज़ था, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर समात होगी। 5 रुकनी बेंच है, नए अटॉर्नी जनरल भी तशरीफ़ ले गए हैं। पहला दिन था आज उनका। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी आज मुखातिब हुए। जनाब उस्मान मंसूर साहब। जी, उस्मान मंसूर साहब। तो आज 3 बुनियादी चीज़ें समझ आई हैं। एक तो जनाब चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं इंतखाबात के अल्तवा में, और फिर उसका जवाब भी एंड पे उन्होंने दे दिया रिमार्क्स की सूरत में कि वो कहते हैं एक बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाब मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है। ख़जाने की और पैसों की जो कमी का मामला है उस पर तफसीली आज वहाँ बहस हुई है। सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, दहशत गर्दी जैसे मामला, उस पर तफसीली बात हुई है। अटॉर्नी जनरल ने 2 नुक्ते उठाए हैं। एक तो वो कहते हैं कि फुल कोड बनाया जाए, दूसरा वो कहते हैं फ़ैसला 4-3 का है। इस पर उन्हें क्या जवाब दिया गया, सब कुछ तफसील तलब मामलात हैं। मैं चाहता हूँ तफसील पहले आमिर से तबासी से लेना लें। शामी साहब, आमिर, आज की समात का अगर आप अहवाल बयान करें तो अटॉर्नी जनरल ने क्या प्ली ली और चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया? जी जामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा रोज़ था इस अहम मुकदमे की समात का। और इस मौके के ऊपर सबसे पहले जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने दलाइल दिए और अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए। उसमें उनका बुनियादी तौर के ऊपर यही इस्तदा थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह इख्तियार नहीं था कि वो इस तारीख को तब्दील करते जो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ तय की थी और 30 अप्रैल की तारीख दी थी। उसमें इलेक्शन कमीशन ना तो तब्दील कर सकता था, और जो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने 22 मार्च के ऑर्डर में जो वजूहात बयान की हैं वो ऐसी वजूहात हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर तो शायद ये पाकिस्तान के ऐसे देरीना मसाइल हैं जो कभी हल ना हो, और यूँ ये इलेक्शन जो है ये अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी कहीं तक भी ले जाया जा सकता है। लिहाजा इसमें अली ज़फ़र की तरफ से 2 घंटे के दलाइल में ये इस्तदा की गई कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ना दे दिया जाए कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, और जब वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा तो वो ऐसी ऐसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन मुलतवी करना शुरू कर देगा जिससे मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं होगा। ये अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में कहा। उसके बाद जो आज नए अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 बुनियादी जो एतराज़ात हैं वो अदालत के गोश्त गुजार करना चाहता हूँ और पेश करना चाहता हूँ। पहला उन्होंने ये कहा कि जो 3-4 और 3-2 का फ़ैसले का से मुतल्लिक था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उसमें ये समझता हूँ कि फ़ैसला 4-3 से था। तो उसमें हैरानकुन तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप उस कॉन्टेक्स्ट पे ना जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर एक्सप्लेन करें कि जो इलेक्शन कमीशन है क्या उसके पास ये इख्तियार मौजूद था। आमिर, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया, और प्रोग्राम से पहले मैं और शामी साहब भी इस पे बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने ये रिपोर्ट किया है नहीं, कि जैसे जमाल मंदोखेल से हमारे बड़े नामी ग्रामी हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, उन्होंने कहा है कि मंदोखेल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और ये रिपोर्टर्स ने जो बाहर बैठे हुए हैं बेपरकी उड़ा दी है। जी शामी साहब, ऐसा था कि खुसूसी तौर पे हमने रिक्वेस्ट की थी, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया को कि आप कोर्ट रूम नंबर 7 में भी ऑडियो के ज़रिए वहाँ पर इंतज़ाम कर दें, क्योंकि वहाँ से लाइव टिकट्स फाइल करने होते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो कोर्ट रूम नंबर 7 में बैठे हुए थे। वहाँ पर ये हमने सुना, हमारे साथ दीगर तमाम जो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स थे उन सब ने ये बात सुनी और सब ने इस बात की तायद की कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए और उन्हीं की तरफ से ये कहा गया कि ये अटॉर्नी जनरल को बिलखुसूस ये कहा गया कि आप इस मामले के ऊपर आर्गूमेंट्स ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर आर्गूमेंट्स दें, और उनके अंग्रेजी में उन्होंने ये कहा था कि डोंट कमेंट ऑन इट, इट्स आवर इंटरनल मैटर, और आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो फोकस और करें। फिर इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दिया और कहा कि बहुत शुक्रिया आपने इस मामले को वाज़ेह किया। जी बिल्कुल जी, उन्होंने चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आपने मेरे उस सवाल को इंडोज किया और आपने पुट किया, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। मगर आमिर जो फैसला जारी कर दिया जाए वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाए, उसके बाद ये कहना कि यह एक इंटरनल मामला है, बड़ी दिलचस्प बात है। इंतहाई। जी जी जामी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि फाजिल जज की तरफ से जब ये रिमार्क्स भी दिए गए तो हमने फिर इसको क्लैरिफाई भी किया कि जो मैंने सुना कि आपने भी वो सुना, तो 7 लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन 7 ने ये कहा कि हमने ऐसे ही सुना और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया। और बाद में वहाँ पर जो PTI के वकील थे फैसल हुसैन, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बिल्कुल ऐसे ही फरमाया गया फाजिल जज की तरफ से। सो लिहाजा उसकी हमने मुकम्मल तसल्ली भी की कि जो बात उन्होंने बयान की है वो बिल्कुल इसी तरह थी। अच्छा, आगे चलिए। फिर आ जाता है खजाना के मामलात, पैसों की कमी है और फौज नहीं है, दहशतगर्दी का मामला है। हुआ कि बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो उसके बाद अटर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। तो अमलन तो अटर्नी जनरल की इस्तदा आज अदालत ने मंजूर नहीं की, जो उन्होंने ये कहा कि एक तो 4-3 के ऑर्डर को भी उन्होंने बयान करने की कोशिश की और साथ में उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा की। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बहुत तहम्मुल से कहा कि आपके इन मामलात को बाद में देखेंगे, पहले आप दलाइल अपने शुरू करें और दलाइल के बाद इन चीजों को देखेंगे। आमिर, अब आप रुकिएगा, अब रुकिएगा आमिर, साथ रहिएगा, आगे चलते हैं। शामी साहब देखें, ये 2 बड़े अहम माइलस्टोन्स हैं। एक तो ये जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ये तवक्को करी थी कि फुल कोर्ट बनेगा और ये 4-3 का फैसला, क्योंकि वज़ीर कानून भी कह चुके हैं, बरमला कह चुके हैं कि ये फुल कोर्ट ही होना चाहिए और हमारी नज़र में ये 4-3 का फैसला है, तो वो तो अमली तौर पर उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। क्या ये तासुर पर दुरुस्त लिया जाए? देखें, हमने कल भी अर्ज किया था कि वो फैसला तो फिर चीफ जस्टिस ही को करना होगा, क्योंकि जो कवायद और जवाबत हैं उसके मुताबिक उन्हीं का ये इख्तियार है। लेकिन कल जो फैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मंदोखेल का, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बड़े पाए के ज्यूरिस्ट हैं, यानी बड़े एक आला सतह के और आला मुकाम के हामिल कानूनदान है। तो ये जो जजमेंट है उस वक्त हमने तफसील से इसको पढ़ा नहीं था जी, कल क्योंकि प्रोग्राम से पहले ही आई थी, लेकिन उसमें बाज़ बड़ी बुनियादी बातें कही गई हैं। उसमें एक बात ये कही गई है कि ये जब कोई बेंच बन जाता है जी जी और कॉज लिस्ट पर आ जाता है तो फिर चीफ जस्टिस को उसमें रद्दोबदल का इख्तियार नहीं होता। और उनका कहना यह है कि ये 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहबान ने खुद माजरत कर ली, रिक्यूज किया खुद, हाँ जी, कि हम इस पे नहीं बैठना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं और जो हाई कोर्ट की जो रवायात हैं उसके मुताबिक आप किसी जज को मजबूर नहीं कर सकते कि वो बेंच से विड्रॉ कर जाए, ये उसकी मर्जी है। अगर किसी को एतराज़ होता है, साइल को या दरख्वास्त गुजार को या डिफेंड करने वाले को, तो वो एतराज़ कर सकता है, लेकिन उसके बाद फाजिल जज को फैसला करना होता है कि वो उस एतराज़ को कबूल करे या ना करे। अगर आप ये कहें कि आपको फ़लाँ जज पे मुझे एतराज़ है, वो मेरी समाअत ना करें, तो उसके बाद फैसला जज को करना है, एतराज़ करने वाले को नहीं करना। अगर क्योंकि हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो इस बात पर कायम है कि अगर आप इस तरह एतराज़ करने का हक दे दें और जजों को उसे मानने पर मजबूर कर दें, फिर किसी मुकदमे की कार्रवाई चलेगी नहीं चलेगी। सही कह रहे हैं। इसलिए 2 जज साहबान जो थे उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन 2 जज साहबान दूसरे जो थे उन्होंने अपने आप को प्रोसीडिंग से अलहदा नहीं किया और ये मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी राय दे दी कि जो मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है उस पर सो मोटो नहीं ले जाना चाहिए। तो उन 2 फाजिल जजों ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मंदोखेल ने यह कहा कि वो बेंच का हिस्सा थे, उनको अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए जब वो उनकी राय से इत्तफाक कर रहे हैं
तो 4 जजों की राय जो है वो ये है कि ये आज खुद नोटिस बनता ही नहीं है, बनता नहीं है, मुस्तरद किया जाना ये चाहिए, मामला हाई कोर्ट में तय होना चाहिए। और उस फैसले में ये भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट इस मामले को निपटा दे, उसके बाद जब अपील आएगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन आज जो एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये बिदत शुरू हुई है जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से। जी कि बेंच में यानी समाअत के दौरान में तब्दीली कर दी गई। ये अगर ये बात यानी इसको रवा समझा जाए तो ये तो अदलिया की जो आज़ादी है उस पर एक इंतहाई कारी वार होगा, क्योंकि किसी जज को आप दौरान समाअत अगर तब्दील कर दें तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो बेंच पर हावी हो गए हैं। अब इसमें और जो अदलिया है अदल के तकाजे पूरे नहीं हो पा रहे। ठीक हो गया। एक तो बुनियादी नुक्ता उन्होंने ये उठाया, दूसरा फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर बहस की। वो उन्होंने कहा कि 1 मैन पावर शो जो है ना, साकिब निसार साहब ने यह फैसला किया कि वजीर आजम को अकेले फैसला करने का इख्तियार नहीं है, ये कैबिनेट को फैसले करने चाहिए। ये कैबिनेट यानी जो आज इसी बात को दोहराया फिर शहबाज शरीफ साहब ने। मैं आगे चलता हूं ना, पहले मैं पार्लिमानी निजाम बात पूरी कर लें। पार्लिमानी निजाम हुकूमत जो है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी वजीर आजम की बजाय काबीना फैसले करती है। तो जब साकिब निसार साहब ने ये बात अपने फैसले में लिखी जोर देकर तो फिर उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आप सारे इख्तियारात अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर वजीर आजम को काबीना का पाबंद। ये उस 27 सफात के फैसले में इस नुक्ते को बड़ा हाईलाइट किया गया। तो अब ये जो बुनियादी नुकात हैं, लेकिन ये अब देखें ये बड़ा अजीब मामला है। बेंच बनाने का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, वो अगर बाद औक़ात उससे शिकायत पैदा होती हैं। कोई 5 साल पहले इंडिया में भी 4 जो सीनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये शिकायत पैदा हुई। उन्होंने इसके लिए एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस के रवैये पर तनकीद की। और लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वैसा ही रहा। अभी मैं देख रहा था कि इंडियन अखबार में रिपोर्ट थी कि 5 साल हो गए, उन 4 में से 3 जज रिटायर हो गए और 1 चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन जो उन्होंने नुकात उठाए थे वो अभी तक जूं के तू हैं, यानी चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंच बनाने का वो जूं का तू है। तो पाकिस्तान में भी ये सवाल उठाया जाता रहा है, और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने और जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जिस तरीके से बेंच बनाए और फिर जस्टिस साकिब निसार साहब ने, उस पर एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी। लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब उस पे आता हूं मैं, जब जस्टिस आज पार्लियामेंट इसकी बात कर रही है, आज उन्हें याद आया है, जब वज़ीर आज़म को भी याद आया है। जस्टिस इफ्तिखार को बहाल किया जा रहा था, मैंने एक मीटिंग में अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तवज्जो इस तरफ दिलाई थी फिर कि आप इसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बहाल करें, और चीफ जस्टिस के जो सुओ मोटो नोटिस लेने का इख्तियार है और जो उसका बेंच बनाने का इख्तियार है उसको रेगुलेट करें कानून के जरिए। लेकिन बस तवज्जो ही दिलाई इस तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं की और सुनी अनसुनी कर दी। चलिए, तो अभी तक अब या तो हाई कोर्ट इस मामले में अपने कवायद में तब्दीली करे और या फिर पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे। नहीं, पार्लियामान ने तो आज अपने जो इंटेंशन है उसका इजहार किया है। मैं उस पर चलता हूं, लेकिन मैंने चूंकि आमिर को मैं रोका हुआ है। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस के रवैये से मालूम हो रहा था कि उन्होंने उस इख्तलाफी नोट का उस तरह नोटिस नहीं लिया जिस तरह समझा जा रहा था कि लिया जाना चाहिए। नहीं लिया, बिल्कुल। और उन्होंने समाअत जारी रखी, और ये गोया को जो उनका बेंच है वो जो सुओ मोटो उन्होंने नोटिस लिया था उसके तहत किए गए फैसले जो हैं उनके बारे में समाअत कर रहा है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझता है। ऐसा ही है आमिर। अब यही बात जो शामी साहब ने बैकग्राउंड भी दिया, यही बात कि ये जो अटॉर्नी जनरल की 2 प्लीज थी ना, एक तो उन्होंने 4-3 की तवज्जो दिलाई,
दूसरा उन्होंने कहा फुल बेंच बनाया जाए। इस पे क्या जवाब था? और तीसरा मेरा सवाल आपसे एक ही दफा सुन लें कि जो इंतखाबात आगे लेके कौन जा सकता है। जस्टिस मंदोखेल साहब का बड़ा अहम सवाल था कि वो कहते हैं यहां आइन खामोश है। जी जामी साहब, एक तो अहम बात ये थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस इस पर बात ज़रूर करेंगे इख्तलाफी नोट पर। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ज़रूर बात करेंगे इस बात के ऊपर, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इस इख्तलाफी नोट या जो डाइसेंट नोट आया था उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई और उन्होंने मामूल के मुताबिक समाअत की और बहुत अहम अहम सवालात वो और इस्तफसार करते रहे। सो अपेरेंटली ये लगता है कि उस जो इख्तलाफी नोट था उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस बेंच ने जो इस वक्त समाअत कर रहा है। फुल कोर्ट का मामला जो है वो भी रफा दफा हो गया। वो बयान कर रहे हैं, ये मौजूद है, वो बयान कर रहे हैं सर। जी 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 शामी साहब, वो भी मामला उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल आपके हमने पॉइंट्स सुन लिए हैं, आप बैठ जाएं और बाद में हम इसको देखेंगे। सो उसको उसके ऊपर कोई जो है वो ना तो अहकामात जारी किए गए और अदालत ने कहा कि प्रोसीडिंग्स जारी रखें और इसका यही मतलब होता है कि जो चल रहा है इसी तरह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ऐसे ही हुआ कि अटर्नी जनरल फिर रोस्टम पर आए, फिर उन्होंने अपने जब दलाइल शुरू किए तो एक उन्होंने अहम बात मजीद इस्तदा की अदालत से। उन्होंने ये कहा कि सर मेरी ये गुजारिश होगी कि आप सियासी जमातों बिलखसूस जो दोनों असम्बलीज़ हैं पंजाब और केपी में, या तो वो असम्बली में थी या दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उनको ज़रूर सुने। उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए हम सबसे पहले सुनेंगे उन तमाम फरीकैन को जो इस दरख्वास्त में हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत है, गवर्नर्स हैं और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको सुनेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या उन सियासी जमातों को सुनना है या नहीं सुनना। ऑल्दो के फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे और अकरम शेख साहब आए, उन्होंने बहुत दर्दमंदाना अपील की चीफ जस्टिस को कि आप मास्टर ऑफ जस्टिस हैं, आप ज़रूर सुने हम तमाम सियासी जमातों को भी और हम असल स्टेक होल्डर्स हैं। तहम चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात का फैसला बाद में होगा, पहले हम तमाम जो मुतल्लिका फरीकैन हैं उनको सुनेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आपको सुनने की ज़रूरत है भी या नहीं है। सो आज के जो अटर्नी जनरल के दलाइल थे उन्होंने ये कहा कि सबसे जो सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे नून लीग मुस्लिम लीग नून के वकील थे। जी, उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। आमिर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात करते हैं क्योंकि अब तो ये तय है कि रोजाना की बुनियाद पे समाअत होगी, रोजाना हम नुक्ते उठेंगे। एक अहम बात यह है ना, आज उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी क्योंकि हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मर्दमशुमारी जब हो रही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो असेंबली तहलील ही नहीं होनी चाहिए। जी, ये बड़ा बारीक नुक्ता है। तो मर्दमशुमारी हो रही है, हल्का बंदियां नहीं बननी है, इसलिए इस वक्त इंतखाबात कराए नहीं जा सकते, ये भी नुक्ता उठाया और गया। दूसरा नुक्ता वो है ना जो कहते हैं इसका मतलब असेंबली फिर तहलील नहीं हो सकती थी। तो क्या कोई ऐसी सूरत में निकल सकती है कि असेंबलियों की तहलील ही गैर आईनी करार पाए? क्योंकि एक ये भी हल हो सकता है ना इस बुरहान का, गैर जरूरी एक बुरहान का हल ये भी हो सकता है हुकूमतें बहाल कर दी। बहरहाल सर वो चौधरी परवेज इलाही का झंडा बहरहाल बुलंद हो जाए। आज की समाअत में रुपयों पैसों का हिसाब भी किया गया, कितने पैसे तरक्याती फंड्स में गए हैं, कितने पैसे मर्दमशुमारी पर लग रहे हैं और जजेस ने ये भी कहा लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पैसे भी काट लें और पैसे तो इक्कट्ठे हो गए। उन्होंने कहा पैसों का मसला, मुनीब अख्तर साहब ने कहा पैसों का मसला तो हल हो गया ना। तरक्याती फंड जो है ना, उसकी तरफ उन्होंने कहा कि 80 अरब रुपए उसके लिए दिए जा रहे हैं MNS को। तो उन्होंने कहा चलिए यह मामला तो फिर यही पैसे वसूल हो गए। पर देखते हैं आगे दिलचस्प है समाअत। और जो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनके जो 2 प्लीज थी वो नहीं सुनी गई। अब कल देखते हैं कि कल वो क्या नुक्ता उठाते हैं, डिले करने की क्या जवाब फराहम करते हैं। असल में तो अभी तक का खुलासा ये है कि ये 5 रुकनी बेंच ये मांग रहा है कि वो जवाब फराहम करें कानून और आइन के तरीके से कि क्यों ताख़ीर की जाए और कैसे की जाए। अब आज इलेक्शन कमीशन के ये मामलात में मदाखलत कैसे की जाए, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है। कल इलेक्शन कमीशन के वकील को भी सुना जाएगा शामी साहब। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ज़रा मुश्तरका इजलास की जानिब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल रात के गर्जे पर से उन्होंने भी अदलिया की जानिब भी इशारा कर रखा था और आज वज़ीर-ए-आज़म भी बोले हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में बड़े अहम पहलू थे, जहाँ वो पाक फ़ौज का जिक्र कर रहे थे, इमरान खान साहब पर तनकीद का मुजाहरा कर रहे थे, वहीं वो अदलिया के हवाले से भी खुलकर आज बड़े तवील अरसे के बाद अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रहे थे। देखिए क्या कह रहे थे।
एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता। ऑडियो स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट से फोरेंसिक कराने की इस्तदा है। व्हाट्सएप के ज़रिए जजेस तब्दील होते रहे माजी में और आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। ऑडियो स्कैंडल कौन सा जी? कौन सा ऑडियो स्कैंडल? एक ही ऑडियो स्कैंडल है जो एक मुबैना तौर पर सिटिंग जज साहब के बारे में। अच्छा जी। तो वो तो अभी निपटाया नहीं गया ना, वो तो अभी लटका हुआ है मामला। देखें, जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी वो ज़ोरदार तकरीर थी, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बड़ी शिद्दत से बयान किया, लेकिन वो एक सियासी लीडर की तकरीर थी जो दूसरे सियासी लीडर को जवाब दे रहे थे। मुझे वज़ीर आज़म की तकरीर वो कम नज़र आई। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को ये बताना चाहिए था जो मुआशी मुश्किलात हैं, जो इस वक्त मामलात हैं, उनका हल क्या है, उनका हल क्या है और क्या कर रहे हैं उस सिलसिले में, रास्ता कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा हम IMF से मुआहिदा जो है उसको तोड़ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्त मुल्कों से जो कमिटमेंट्स दरकार हैं उन्हें उनके हसूल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको कौम सुनना चाहती थी कि वाज़ेह तौर पर वो बताएं कि इस मामले में कितनी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है उसने लोगों को मुस्तरब कर रखा है। दूसरी बात ये कि सियासी लीडर जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे पर हमले करते हैं। इमरान खान साहब भी इस मामले में यानी ख़ुद मुख्तार हैं और उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है अपने हरीफों पर ताबड़तोड़ हमले करने का, और अब उन पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म भी उन पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन ये मामला इससे कुछ आगे बढ़ के है। यानी आपने इस वक्त जो मुल्क के मामलात हैं, जो महंगाई का फ्रीत है, उसको कैसे आपने उसका सामना करना? आज सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप तो खुलासा बयान करते हुए तज्जिया दे रहे हैं ना सर। जब उन्होंने कहा ना इंसाफ के तराजू का झुकाव एक शख्स की तरफ चला गया है, उसको फिर नथी करें राना सनाउल्लाह साहब के आखिरी 2 दिनों के बयानात से। तो जो कल हमने खबर दी थी कि ये राना सनाउल्लाह साहब का ज़ाती स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे ये तला मिली आज ही रात गए कि कल जब प्रोग्राम करने के बाद कि ये स्टीरॉयड का इंजेक्शन शहबाज शरीफ साहब को भी लगाया जा रहा है कि आप भी अब जब गुफ्तगू करेंगे तो आप इन्हीं पहलुओं पर, इन्हीं निकात पर बात करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उम्मन मामला फ़हम के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने सबको हैरत में मुब्तला किया है, खुशगवार हो या अफसरदा हैरत हो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके तुर्की जवाब दिया है ना। हाँ जी, क्योंकि खान साहब जो है ना वो बाद आ रहे हैं, ना उनके हरीफ बाद आ रहे हैं। ये तो हम तो चाहते हैं कि थोड़ा संजीदगी से मामला हो, को हालात को बेहतर हो जाए। हमारी तो दुआ ये है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो उसका खुलासा यही था कि जो राना सनाउल्लाह साहब की पॉलिसी थी वो पार्टी पॉलिसी का ही इजहार है, और आज चूँकि शहबाज शरीफ साहब अमूमी अपने रवैयों से हटकर एक कदम आगे, ये कहते हैं क्रीज से बाहर निकल कर खेले हैं, तो लिहाजा ये कहा जा सकता है सेफली कि ये पार्टी पॉलिसी है कि वापस नहीं जाना, अब आगे ही मामले को लेकर के जाना है। और मौजूदा इल्ज़ाम वो सिर्फ इमरान खान साहब को ठहरा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि अदलिया का भी बरमला जिक्र उन्होंने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 स्टेप अहेड चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब। जो हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश होगी वज़ीर आज़म से कि वो जो मुआशी मामलात के बारे में कौम को एतमाद में लें और बताएं कि किस तरीके से ये IMF के साथ मामला तय पाएगा, और क्योंकि जो इससे बेयकीनी है इसने हालात को बहुत ख़राब कर रखा है। चलिए और देखिए दूसरी बात ये थी कि जो आटा तकसीम हो रहा है ना, उस पर सर मैंने पूरा मौजूद रखा, करते हैं तफसील से बात उस पर भी हमें तवज्जो करनी नहीं, मैं बिल्कुल ना। करूँगा, आपने तवज्जो दिलाए रखी है, और उस पर अब तो 7 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। लेकिन अभी मैंने जहमत दी थी जनाब इसहाक खाकवानी साहब को, सीनियर सियासतदान है, बड़े काबिल एहतराम। तरीन ग्रुप एक बार फिर से सरगर्म हुआ है। कल मॉडल टाउन लाहौर में इनकी एक बैठक हुई 4 से 5 घंटे तवील, और इसमें अब अगला लाहेअमल क्या होगा तरीन ग्रुप का, कौन कौन इनके साथ है, अब ही क्यों मिल बैठे हैं, कि नई जमात बनेगी या कोई इत्तेहाद होगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए शामी साहब हमने फिर रब्ता किया जनाब इसहाक खाकवानी साहब से, टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम हजूर। हजूर अस्सलाम वालेकुम जनाब शामी साहब। जनाब तहरीक इंसाफ नजरियाती, आपको तगमा मिला, आपने जवाब भी नहीं दिया, मैंने आपको बहुत मेहरबानी सर, बहुत नवाजिश। तो तहरीक इंसाफ नजरियाती बन रही है क्या?
ये सारे जो है ना ख्याली पुलाव है, लोगों के दिल में जो जो नाम आता है वो कहते हैं। यहाँ पर सारे दोस्त जो थे ना, जिन्होंने अपना नून लीग को सपोर्ट किया था और उनका चीफ मिनिस्टर बनाया था पंजाब में, तो उनके बहुत सारे लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके साथ किस तरीके से डील किया गया। अब उनके साथ हलकों में क्या उनके अपने साथी जो हैं मुस्लिम लीग के, वो क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बेचैनी की वजह से जहांगीर खान ने कहा कि सबको मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, तो इनके साथ मिलके इनकी दाद रसी करनी चाहिए और जो हमसे हो सके वो करना चाहिए। तो इस वजह से शामी साहब ये किया गया और इसको उन्होंने पक्की बुनियादों पे करने के लिए एक दफ्तर कायम किया है मॉडल टाउन में, और जहां पर लोगों को मिलना, उनकी बात सुनना, उनके मसले मसाइल के लिए जो कुछ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा? जी देखें, ये प्लेटफॉर्म इसी तरह दिल्ली से और लोगों की जो उनके साथ नाइंसाफियां होती हैं उसी से ये चीजें बनती है ना। आप बताएं, बाकी आज तक पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी हैं उन्होंने किस बुनियाद पे बनी? वो किसी न किसी वहां पर सिमरिंग थी ना जनाब, लो लेवल पे, उसकी वजह से तकलीफें हुई लोगों को और वो खड़े हो गए और उन्होंने कई जमातें बनाई। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह बनी थी और इमरान खान के साहब की पार्टी भी इसी तरह। तो गोया फिर ये एक नई सियासी जमात की बुनियाद है, मतलब कहा जा सकता है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, पहली दफा मुलाकात हुई है और दोस्तों को बुलाया। अभी सिर्फ वो लोग तशरीफ लाए जो खुद आना चाहते थे। अभी और लोग बहुत सारे हैं जिनके दिलों में चीजें हैं, उनको बुलाया जा सकता है और उनको इकट्ठा किया जा सकता है और एक प्लेटफॉर्म अगर मुहैया करने की जरूरत पड़ी तो वो भी मुहैया हो सकता है। तो खाकवानी साहब, बगावत जो है आपको रास नहीं आई, गुर्बत जिनको रास ना आई और वतन भी छूट गया। सर, जब घर में नचाकी हो तो आप उसको बगावत कहें या जो कुछ कहें वो आपका हक बनता है, मगर नाराजगियां लोग लीडरान से होती रहते हैं और लीडरान के रवैये से ही लोग इधर उधर पहले उनको ज्वाइन भी उसी रवैये की वजह से करते हैं, अच्छे रवैये से। तो और पहले जब आप उनके रवैये हुकूमत में आकर वो अच्छा काम नहीं करते और लोगों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करते, तो फिर वो रवैये की मायूसी की वजह से भी तो लोग इधर उधर हो जाते हैं ना। तो पहले पीटीआई से मायूसी हुई, अब मुस्लिम लीग नून से हो रही है। असल बात तो शामी साहब यही है जी। उसके अंदर है काफी लोगों के दिल में शिकायत थे और आप अगर कभी मौका मिला तो आपको तफसील से आगाह भी करेंगे कि वाकई अगर आप खुद कहेंगे कि हाँ यार ये नाइंसाफी है। जिन लोगों ने अपनी जमात को अपनी वजूहात की वजह से या किसी वजह से छोड़ा, तो उन्होंने आपके घर में चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस आपको दी, तो वहां से तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी ना जनाब के 2-3 हफ्तों में महीनों में इख्तलाफ और या कोई नाराजगी पैदा हो जाए। ये तो मुनासिब नहीं है। वो संभाली नहीं जा सकी ना चीफ मिनिस्टरशिप। वो तो फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ गया ना कि वोट गिने ही नहीं जाएंगे। ये भी गलत कहा जनाब उन्होंने। उनका बिल्कुल गैर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की शिक को खुद इंटरप्रेट किया, बल्कि अब वो बजाय इसके इंटरप्रेट करने के लिए अब वो खुद कानून लिखने लग गए हैं कि जी आपको 2 सजाएं मिलेंगी। आपने पार्टी की छोड़ी तो एक सजा, दूसरा आपका वोट काउंट नहीं होगा तो दूसरी सजा। मतलब ये कोई कहीं भी अगर बात की जाए इंशाल्लाह हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ऐसे जो फैसले हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है सिवाय। खाकवानी साहब, आपका ख्याली पुलाव जो था वो खस्सी पुलाव, पहले खस्सी पुलाव था, अब ख्याली पुलाव बन गया। कैसे? हकीकत तो हमने तो इमरान खान के साथ जब मिले हैं तो उस वक्त तो देखें उसकी पजीर आराई हुई, उनके अपना लोगों ने जब वोट ही नहीं गिने गए तो बस फिर वो तो हाँ जी। देखें, अब ये तो नहीं पता था ना कि उनके जो फैसला करने वाले हैं वो इतनी नाइंसाफी करेंगे कि वो चीजों को ही बदल के रख देंगे। कानून की तशरीह करने के बजाय उसको उन्होंने अपनी तरफ से कानून बना दिया। जैसे चलिए, अल्लाह ताला आपको सब्र दे
और आगे बढ़ने की तौफीक दे। आज आमीन सर, आगे बढ़ने की तौफीक है। सबर हमने बहुत किए हैं जी, कई दफा किया। तो आगे बढ़ने के लिए कोई दोस्तों की शफकत भी है या खुद से ही उड़े जा रहे हैं आप लोग? देखिए बात सुने, ये जिसने भी आज तक कोई कोशिश की है ना, सब पे पहले यही बात इल्जाम लगाए जाते थे कि ये आपको फलाने ने कहा, फलाने ने कहा। अगर उनका दिल हुआ तो वो खुद बात कर लेंगे, अगर ना हुआ तो ये लोग तो इस वक्त गायब है नजर। चलिए, नहीं ऐसी जैसे आप एक नया इतिहाद बना रहे हैं और दोनों बड़ी सियासी जमातों से आप बददिल हो चुके हैं, तो जाहिर बात शफकत नहीं पार्टी तो शफकत तो आप पे फरमाई जाएगी। लोग भी इस वक्त देखे ना बड़े नाला हैं, लोग भी इस वक्त तंग हैं बहुत सारी चीजों से, हर वजह से, हर पार्टी से तंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब इसाक खाकवानी साहब, आपने कीमती वक्त दिया हमें। ये सर बस असल नुकता तो वही है कि वो PTI से बददिल हुए, फिर नून लीग से बददिल हुए, तो अब कोई समझ नहीं आ रही थी। तो जहांगीर तरीन साहब के नाम की वजह से ये लोगों ने फैसले किए थे, तो उन्होंने फिर इन्हें इकट्ठा किया है, बैठाया, एक ऑफिस बना के दिया है, दादरसी की है, बात सुनी है उनकी, और छोटा मोटा कोई फॉर्म यहाँ बनेगा कि नहीं, किसी नाम से शायद बन जाए। चलिए, इनके भी दिन फिर जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। शाम साहब, आटे वाले मामले पर तफसीली बात हम करेंगे और हक़ाइक़ के साथ करेंगे। एक अलमिया है, रोज़ इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन अब अहम तरीन ख़बर यह है कि हुकूमत ने अदालती इस्लाह से मुतालिक फ़ौरी कानून साजी का फ़ैसला किया। मैं आपकी खिदमत में नाज़रीन कल से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दो बदू लड़ाई की जानिब मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये फ़ौरी कानून साजी का फ़ैसला है। सर, बेंच तश्कील करने के तरीक़ाकार पर भी गौर, अज़ खुद नोटिस के ख़िलाफ़ अपील से मुतालिक कानून साजी होगी, अज़ खुद नोटिस का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़, इत्तेहादियों से मुशावरत की गई है और इत्तेहादी इस पर रज़ा दिखाई देते हैं। ये अज़ खुद नोटिस जो है ना, इसको तो बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसने तो बहुत जुल्म ढाए हैं। आप देखें, ये बिल्कुल दस्तूर की स्पिरिट के ख़िलाफ़ इक़दाम किए गए हैं। अब लोगों को आपने नाअहल करार दे दिया जिसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है। ये किसने इख्तियार दिया था कि सुओ मोटो अब आप नोटिस लेके और मुकदमे चलाएं लोगों के ऊपर और उनको ताहयात नाअहल करार दे दें, और फिर ना कोई अपील है, ना वकील है, ना दलील है। यानी आखिरी अदालत जो है वो इब्तदाई अदालत बन गई। तो ये तो एक तारीख़ का बड़ा ही मकरू बाब है, जो सुओ मोटो के नाम पर जो कुछ यहाँ किया गया है, तो उसकी तफसीलात जो हैं दुनिया में। यानी अब जो इत्तला मुझे मिल रही है सर कि ये जो अज़खुद नोटिस के इख्तियार है ना, ये चीफ जस्टिस तनहा इसे इस्तेमाल नहीं देखेंगे ना अगर वो कि क्या कानून साजी होती है, और इसमें फिर उसके बाद वो कानून जो है वो कैसे मंजूर होता है, उसके बाद क्या मामला होता है। ये सारी चीज़ें जब मंजर आम पर आएंगी तो फिर उन पर तबसरा कर सकेंगे ना। कहाँ आपको आइन में तरमीम की ज़रूरत होगी और कहाँ आपको कानून बनाने की ज़रूरत होगी। ये सारी बातें जो है, जो भी कानून साजी अब करना चाहें बिल्कुल करें, ठंडे दिल से करें, सोच समझ कर करें, गुस्से में, इश्ताल में, जल्दी में ना करें। देखिए ना, आज शाम साहब फवाद चौधरी साहब जब बाहर निकले ना आज की समात के बाद, अली जफ़र भी थे, तो फवाद चौधरी साहब ने अहवाल का खुलासा बयान किया, जो PTI के निकात थे वो डिस्कस किए। तो साथ उन्होंने कहा कि ये मैं बात एग्री करता हूँ कि जस्टिस सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है, ये वक्त नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जबकि इतने अहम केस की समात हो रही है, इंतहाई अहम केस है, चुनाव का मामला है, अवाम की तकदीर का फैसला उस पर होना है, उस हंगाम अगर सरकार को याद आ रहा है कि हमने ये स्टेप्स लेने हैं, तो ये तो एक इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं निकलेगी सरकार की इंटेंशन पे कि आप तब ही कब क्यों कर रहे हैं जबकि एक केस पेंडिंग है जिसका ताल्लुक आपकी हुकूमत से और आम के फैसले से है। असल में आप भी माशाल्लाह सियासी लीडरों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं ना। जब ये बिल आएगा उसके सामने फिर उस पर अज़ार ख्याल करेंगे, अगर मुनासिब तरीके से कोई इक़दाम किए जाएंगे तो उनकी तारीफ़ होगी, वगरना उन पर अमल नहीं हो सकेगा। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।